नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और चमोली हादसे पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। टनल के भीतर कुछ लोग जिंदा हो सकते हैं। यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है। टनल के अंदर चमत्कार होने की उम्मीद एक बार फिर से पैदा हो गई है। न्यूज़ 18 आपको यह एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है कि टनल के भीतर जो लोग फंसे हैं उनके जीवित होने की उम्मीद है। टनल के भीतर से इस वक्त चमत्कार की उम्मीद जगी है, क्योंकि टनल के भीतर जो लोग फंसे हैं उनके साथ है यहां का सुपरवाइजर, इंचार्ज और साथ में है एक गाड़ी और जिनको चप्पे चप्पे का है पता। दीपांकर हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, ये चमत्कार की उम्मीद कहां से पैदा हो रही है? आखिर ऐसा क्या है बोलेरो इंचार्ज का ये मामला? बिल्कुल अजय, ये जो मामला अभी सामने आया है, अभी एक टनल में साथ साथ काम भी चल रहा है, ड्रिल कार, वही ये बात भी सामने आई है कि कुछ लोग हैं जो बोलेरो इंचार्ज हैं, उनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हो सकता है जिनको पूरा अंदर टनल का पूरा आइडिया है और वहां पर हो सकता है कि वो किस कॉर्नर उन्होंने खोजा हो, इसलिए कोई उम्मीद है कि अगर मलबा गया हो तो हो सकता है उन्होंने कोई साइड कॉर्नर टनल के अंदर खोज लिया हो और उनके जिंदा बचने की एक उम्मीद की खबर इस वक्त सामने आई है। अजय दीपांकर, आप ये बता रहे हैं क्योंकि इंचार्ज बोलेरो के साथ अंदर हैं और उनके साथ तमाम ये मजदूर भी फंसे हुए हैं, तो इंचार्ज को पता था हर एक कोने का, तो एक महफूज जगह तलाश करके सुरक्षित जगह पर ये सब के सब इंतजार में हो सकते हैं मदद के। आप ये कह रहे हैं? हमारे पास मैं यहाँ था भी नहीं, मैं दूसरे दीपांकर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यही बात निकल कर आ रही है जो आप देख रहे हैं। टनल के भीतर पूरा का पूरा ट्रक को जाते हुए इस तस्वीर में ऐसी बोलेरो गाड़ी से इंचार्ज पहुंचे थे अंदर और तभी यह हादसा हुआ। तो सबको उम्मीद यह है कि गाड़ी से लंबा, क्योंकि यह टनल है, कई दिशाओं में अंदर में यह टनल है, एक नेटवर्क है टनल का अंदर में, तो ये सुरक्षित जगह पर वक्त रहते शायद सबके सब इस गाड़ी के जरिए पहुंचे हुए हों। और अब नजर इस वक्त की सभी खबरों पर एक एक मिनट में। मुरादाबाद की बिलारी तहसील में आज किसान महापंचायत बुलाई गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा, किसी भी कीमत पर काले कानूनों की वापसी तक किसान सरकार के खिलाफ डटे रहेंगे। नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार को किसान कमजोर लग रहे हैं। अभी तक सरकार के सामने कोई टिक नहीं रहा था, लेकिन किसान संगठन ही ऐसे हैं जो सरकार के सामने मजबूती से खड़े हुए हैं, क्योंकि अब बात किसानों के मान सम्मान से जुड़ गई है। तो सरकार को किसान कमजोर लग रहे, सरकार के सामने कोई टिक नहीं रहा था, तो एक किसान संगठन ही ऐसा है कि उन्होंने सरकार की जो नाथ है वह हमने थामी और हम हर मुकाबला करने को तैयार है शांति के तरीके। नरेश टिकैत ने कहा कि बार बार किसानों पर पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी जमातिया जैसे बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इससे किसानों का हौसला और मजबूत हो रहा है। किसान के मान स्वाभिमान की बात है, लड़ाई है किसान के सम्मान की। सरकार जो तरह तरह के आरोप किसान के ऊपर लगा रहे, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, जमातिया, तो ये बाज आवे इस बात पे और ढंग से बात कर, अपनी गलती मान लो। वहीं मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल ने किसान महापंचायत बुलाई। मथुरा के बलदेव विधानसभा के अविरनी चौराहे पर आरएलडी की महापंचायत में जयंत चौधरी शामिल हुए। जयंत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। चाहे व्यापारी प्राइवेट क्षेत्र का हो, चाहे सरकार उसे खरीदती हो, आपके खिलाफ अलीगढ़ में मुकदमा किया गया, कोई बात नहीं, 100 मुकदमे और झेल लेंगे। जितने मुकदमे ठोकना चाहते हैं बाबा और लगा लें। जयंत ने आरोप लगाया कि किसानों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में अब तक 100 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई मंत्री या सांसद मिलने तक नहीं पहुंचा। कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद संसद में उस विषय पे बोल नहीं पा रहा, प्रधानमंत्री उसको संज्ञान में नहीं ले रहे, ये किसानों का अपमान है। वाराणसी में एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए हवा में लटक गई। हादसे के बाद यात्रियों में जान बचाने की जद्दोजहद देखने को मिली। गनीमत रही कि बस के ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लिया, जिससे यात्रियों की जान बच गई। साथ ही एक बड़ा हादसा भी टल गया, वरना कई लोगों की जान पर बन सकती थी। इस बस में कुल 30 यात्री सवार थे। बस उधर से इलाहाबाद से आ रही थी, उसका रेलिंग तोड़ते हुए बस इधर उलटने ही वाली थी, उल्टी नहीं उसका रेलिंग, तब तक मैं भाग गया, तो इधर तब भी टूट फूट गया है उसका रेलिंग का जो ऊपर वाला हिस्सा गिर गया नीचे, सब देख लीजिए आप भी जा करके। किनपिन टूट जाने की वजह से
एक बस कहाँ से आ रही थी? इलाहाबाद से। कितने पैसेंजर थे इसमें? 30-35 रहे होंगे। समय रहते पुलिस मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। लोगों ने पुलिस का आभार जताया। बाद में यात्रियों को दूसरी बस से आगे भेजा गया। योगी सरकार यूपी का पहला पेपरलेस बजट पेश करने जा रही है। केंद्र सरकार का बजट पेश होने के बाद ही यूपी ने ऐलान कर दिया था कि वो भी पेपरलेस बजट पेश करेगी। इससे पहले सरकार विधायकों को टैब और आईपैड इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दे रही है। विधानसभा के तिलक हॉल में विधायकों को ट्रेनिंग दी गई। आज 12 फरवरी से 12, 13, 14 3 दिवस में 6 समूहों में उत्तर प्रदेश के सभी माननीय विधायकगण और विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण की प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, जिसमें 3-3 घंटे में एक समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारे जो NIC की टीम है वो उन्हें प्रशिक्षित करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि हम विधानसभा की कार्रवाई को पेपरलेस करें। वहीं अब विधायक अपने कामकाज का पूरा ब्यौरा भी अपने टैब पर रखेंगे। इसके पीछे माना जा रहा है कि सरकार का मकसद विधायकों को तकनीक से फ्रेंडली कराना और काम में पारदर्शिता लाना है। लखनऊ में सीएम योगी ने डिजिटल घरौनी वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने 11 जिलों के 1001 गाँव के 1,57,244 गाँव वालों को उनकी आवासीय संपत्ति के मालिकाना हक देने संबंधी ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी सौंपी। इस योजना के तहत लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिए जा रहे हैं। 1,57,244 से अधिक ग्रामीण आवासीय अभिलेखों यानी घरौनी के डिजिटल वितरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर और साथ ही साथ ऑनलाइन डिजिटल खसरे के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। इस योजना से जमीन विवाद में कमी आएगी और लोग कई दशकों तक जमीन के कागज डिजिटल तरीके से सुरक्षित रख पाएंगे। यानी गांव हमारे स्वावलंबी होंगे। व्यक्ति के साथ साथ हमारी ग्राम पंचायतें भी इस योजना के माध्यम से स्वावलंबी बनेंगी। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बीजेपी विधायक ने कासगंज में पुलिस टीम पर हमला करने के मामले पर कहा कि यूपी में पुलिस वालों के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान भर्ती हुए पुलिस वाले बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश में जुटे हैं। उन्होंने दावा किया कि बलिया में भी पुलिस के संरक्षण में अवैध शराब का धंधा हो रहा है। उन्होंने कहा कि रेवती थाना इलाके में 100 से ज्यादा अवैध शराब की भट्टियां स्थानीय पुलिस के संरक्षण में चल रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने एसपी से लेकर आला अफसरों से की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के संरक्षण में जो भी ये सब घटनाएं हो रही, शराब का, कच्चा शराब का तो धंधा पुलिस के संरक्षण में चल रहा है और कर्मचारी और कुछ अधिकारी हमारी सरकार को, पुलिस में तो अधिकांश जो है सपा के राज्य के कांस्टेबल भर्ती हैं और हमारी सरकार को बदनाम करने की नियत से ऐसा सब संरक्षण देकर काम करा रहे हैं। लोभी स्वभाव है और मैं दुख के साथ कह सकता हूँ, दूसरे क्या बात करते हैं। मैं तो बलिया के रेवती का, भाखर का स्वयं कह रहा हूँ, मैं कोई भी ऐसा पुलिस का अधिकारी नहीं है ऊपर से लिखित जिसको मैं लिखित नहीं दिया। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी उथल-पुथल जारी है। टीएमसी में एक बार फिर बगावत सामने आई। टीएमसी के बड़े नेता और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिससे बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि सूबे में जिस तरह हिंसा बढ़ रही है उससे उन्हें घुटन महसूस हो रही है। मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्यागपत्र दो। वहीं सूत्रों से खबर है कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बताया जा रहा है कि कई महीनों से वो बीजेपी आलाकमान के संपर्क में हैं। मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा जिस प्रकार काम करता रहा। लखनऊ में सीएम योगी ने कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कोरोना काल में भी बेहतरीन काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने तकनीक के महत्व पर जोर दिया। योगी ने कहा कि यूपी ई गवर्नेंस में सबसे आगे है। तकनीक ने हमारे कार्यक्रमों को बहुत आसान किया। तकनीक ने शासन की योजनाओं को
लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज बिना भेदभाव के हर गरीब को राशन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यूपी में भूख से एक भी मौत नहीं हुई। हम लोगों ने तकनीक के माध्यम से हर एक व्यवस्था में काफी, यानी रेवेन्यू प्रदेश का अचानक नहीं बढ़ा। आज जो लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, जो एक परसेप्शन चेंज हुआ है उत्तर प्रदेश के बारे में, जब देख रहा था कि ई गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। 26 साल के रिंकू शर्मा की हत्या से घर में मातम पसरा है। वहीं वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव भी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हमलावरों और बजरंग दल के कार्यकर्ता के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। ये वारदात की शुरुआत एक बर्थडे पार्टी से हुई, जिसमें कुछ लड़के इकट्ठा हुए थे। उस बर्थडे पार्टी में इन लड़कों के बीच में एक रेस्टोरेंट को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई और वो झगड़ा बढ़ के घर तक पहुंच गया। तो उस झगड़े के दौरान एक रिंकू नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसकी चाकू लगने के कारण डेथ हुई है। बीजेपी ने घटना के बाद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े हुए रिंकू शर्मा जी को मारा गया। जघन्य विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई और ये दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है। अमेठी में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के भतीजे का शव मिला है। रेलवे ट्रैक पर 22 साल के शुभम प्रजापति का शव मिला। मामला अमेठी के खैरौना गांव के पास का है। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से पुलिस ने आनन फानन में जांच शुरू कर दी है। शव मिलने के बाद अमेठी SHO, CO समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो सभी एंगल से मामले की पड़ताल में जुटी है। शिनाख्त जो है वो शुभम प्रजापति सन ऑफ जगदीश प्रजापति, उम्र 22 वर्ष। ये बताया जाता है कि गायत्री प्रजापति के भतीजे हैं। जगदीश प्रजापति गायत्री प्रजापति के भाई हैं। आरंभिक जो इनकी शव का परीक्षण किया गया, DFP प्रतापगढ़ के थानाध्यक्ष से मेरी बात हुई। उसने बताया कि इनके शरीर पर रेलवे के द्वारा एम्पुटेशन के अलावा अन्य किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है। सिर्फ रनओवर की कट की चोट है। शरीर 2 टुकड़ों में कट गया था। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि पुणे की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बायोलॉजी लैब बनाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया 15 फरवरी के बाद से स्वास्थ्य कर्मियों को सेकेंड डोज लगाई जाएगी। फिर गंभीर बीमारों से पीड़ित मरीजों को और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि आम जनता के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जाएगा। अभी की जो प्रक्रिया जो चल रही है, हेल्थ वर्कर को समाप्त करने के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स का अभी ऑलरेडी प्रारंभ चल रहा है। 15 तारीख तक हम लोग जितने भी हेल्थ वर्कर हैं और फ्रंटलाइन वर्कर को इस पहले उसमें हम लोग समाप्त कर लेंगे, उनको कोविड देके निकल लेंगे। उसके बाद 15 तारीख से ही हमारा हेल्थ वर्कर का सेकेंड डोज, जो पहले जिन्होंने लगाया था 317 जो पहले हम लोग ने लगवाया था, उनका सेकेंड डोज शुरू होगा 15 तारीख से। यूपी कोविड वैक्सीनेशन में सबसे ज्यादा टीके लगाने वाला राज्य बन गया है। और लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।